Hello dear students, welcome you all again. Today in this video, we are going to study about the notes of chapter number 12, that is how nature works in harmony. Means जो nature है, जो प्रकृति है, वो harmony होता है, peace and balance के साथ कैसे work करती है, ठीक है? So it is very clear from the title that we are going to study various types of interactions happening in the ecosystem, also the importance of ecosystem along with various threats to the ecosystem. ठीक है, सो चैप्टर की जो नोट्स हैं दीज आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, वही सेम पैटर्न जो आपको एग्जाम में मिलेगा. सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपके बुक में गिवन है इस चैप्टर में, दैट इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ओके, अलोंग विद द टर्म पॉलिनेशन. सो हियर दिस इज अ गुड़हल फ्लावर. गुड़हल को जो साइंटिफिक नेम है दैट इज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, और इसको हम गुड़हल का फ्लावर बोलते हैं. ठीक है, तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं दे आर हियर. दिस स्टॉक इज नोन एज पेडिसल. जो फ्लावर की स्टॉक है बच्चों उसको बोलते हैं पेडिसल. ओके, जो यहाँ पे होल्ड करा है जिससे मैंने, इट इज नोन एज पेडिसल. एंड देन लुक एट दिस ग्रीन पोर्शन. ये जो ग्रीन पोर्शन है फ्लावर का एट द बेस, इट इज नोन एज कैलिक्स. इसको बोलते हैं कैलिक्स. और जो ईच यूनिट ऑफ कैलिक्स है, जैसे ये वाला और ये, ठीक है, ईच ये दिस वन ग्रीन वाला पोर्शन, सो ईच यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल. ओके, कंबाइंड फॉर्म में पूरा इकट्ठे है तो इसको कैलिक्स बोलेंगे, और ईच यूनिट इज नोन एज सेपल. देन लुक एट दिस ब्राइट रेड कलर पार्ट, इट इज नोन एज कोरोला. ओके, ये जो 5 कलर के आपको डिफरेंट लीव्स दिख रहे हैं, इनको कंबाइन करेंगे तो इनको बोलेंगे कोरोला, और ईच यूनिट जो है कोरोला का दैट इज नोन एज पेटल. क्या बोलेंगे उसको? पेटल. देन कम टू द फीमेल पार्ट ऑफ दिस फ्लावर. फीमेल पार्ट जो है दैट इंक्लूड 3 पार्ट्स. बेस पे जो swollen पोर्शन है दिस वन, दिस इज नोन एज ओवरी. दिस elongated long portion is known as style. Okay, and then on the top this red color beautiful part, this is stigma. So these 3 parts, ovary, style and stigma, these are known as pistil. Means pistil is the female part of flower. Okay, then come to the male part. You can clearly see these yellow color structure, these are known as anther. Okay, and anther is attached with the filament. सो ये जो एंथर है येलो कलर का, इसके नीचे आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इनको बोलते हैं फिलामेंट. तो एंथर प्लस फिलामेंट दे फॉर्म स्टेमन. मींस स्टेमन इज द मेल पार्ट, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बच्चों दे आर प्रेजेंट इनसाइड द एंथर. ये जो येलो स्ट्रक्चर है इनके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. कैलिक्स, corolla, then pistil which contain 3 parts, and the stamen which contain 2 parts. Okay, so pollination means the transfer of pollen grains from one flower to another flower. Pollination can also occur within same flower. ठीक है, जब ये जो pollen grains हैं यहाँ से वो same flower के स्टिग्मा पे जाएंगे या फिर डिफरेंट फ्लावर, ये जो डिफरेंट फ्लावर है ठीक है उसके स्टिग्मा पे जाएंगे, then this is known as pollination. You can clearly see the stigma of सेकेंड फ्लावर. ओके, और थोड़े बहुत इसमें पोलन ग्रेन्स भी विजिबल हैं. ये येलो कलर का एंथर है अटैच्ड विद द स्टेमन, अटैच्ड विद द फिलामेंट. क्लियर? सो दिस इज द basic introduction of this chapter. Now come to the notes. Then question number 1 is, how might the loss of forest cover and changes in rainfall pattern lead to elephants to enter human farms and villages? यहाँ पे एग्जाम में एलिफेंट्स की जगह यू कैन फेस एनी अदर एनिमल ऑल्सो. ठीक है, सो जब लॉस ऑफ हैबिटेट हो रहा है साथ में चेंज इन रेनफॉल पैटर्न है, तो कैसे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं दे कम टू आवर विलेजेस और फॉर्म्स. तो यू विल आंसर लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड चेंज रेनफॉल पैटर्न कॉज habitat destruction. Second, reduce natural food and water resources. The above 2 reasons force elephants to enter human farms and villages. Okay, and in exam you can have any type of animals, तो उनका भी रीजन सेम होगा. उनके हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे और साथ में जो उनकी बेसिक नीड है फूड एंड वाटर की वो भी क्या हो जाएंगी? रिड्यूस हो जाएंगी. So that's why they enter the human society. Question number 2 is, what's the relation between a tree with water, sunlight, other animal and other component of forest? तो आपको इसमें रिलेशन देना है ट्री का अलग अलग कंपोनेंट के साथ. सो वन बाय वन वी विल स्टडी द रिलेशन ऑफ
tree with water is absorb water from soil for photosynthesis. You all know photosynthesis is the process in which plant make their food by using light and water along with the nutrients from soil. Then sunlight, use sunlight to make food. Again, the process of photosynthesis is mentioned here. Third is other animals provide food and shelter and oxygen. Okay, tree provide these all things to other animals. Then fourth is other components. So other components में abiotic components आएंगे. Interact with soil for nutrients. Second is improves air quality by providing oxygen. This question is now complete. Come to question number 3. Can earth thrive without humans? Thrive का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स फलना फूलना या फिर ग्रो करना. ओके, सो क्या जो अर्थ है वो ह्यूमन के बगैर ग्रो कर सकती है, थ्राइव कर सकती है? तो यस, अर्थ कैन थ्राइव विदाउट ह्यूमंस. लाइफ रन स्मूथली इन अ फॉरेस्ट even never visited by human beings. Food chain and nutrient cycle occurs without human need. बिना इंसान की जरूरत के जो फूड चेन है नेचर में और न्यूट्रिएंट साइकिल है वो स्मूथली वर्क करते हैं. सो अर्थ जो है उसे हमारी जरूरत नहीं होती. Rather than we need earth to survive. Okay. Next question is same. Can humans survive without earth? So you will write not at all, as we all depend on ecosystem for air, food, water and all our basic needs. Clear? Next question is question number 5. If two kind of birds compete for the same fruit, how might their way of living change with time? अगर सेम बर्ड जो है वो एक ही फ्रूट के लिए compete कर रहे हैं तो कैसे उनकी जो लिविंग वे है वो चेंज होगा विद टाइम. Or you can also be asked as if two kind of organism compete for same food, how might they adapt themselves with time? Both these questions have same meaning. So you will write this competition may lead to niche differentiation. अब ये जो niche होती है बच्चों, niche का मतलब है the role played by an organism or what is the way by which an organism live in nature. Okay, this competition may lead to niche differentiation where one species जो बर्ड की हो सकती है या फिर ऑर्गेनिज्म की adapt to feed on different part of fruit tree or will feed at different time. वो अपनी टाइमिंग चेंज कर लेंगे या फिर टाइप ऑफ फूड दे आर ईटिंग उसको चेंज कर लेंगे. चेंज इन बीक, बीक होता है जो पक्षियों की बर्ड्स की चोंच होती है, ठीक है. तो चेंज इन बीक शेप कैन ऑल्सो बी देयर जस्ट टू इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल. और ये सारे चेंजेस इसलिए आते हैं ताकि उनके जो चांस है सर्वाइवल के वो इंक्रीज हो सके. क्लियर? कम टू क्वेश्चन नंबर 6. कैन ह्यूमन एक्शन कॉज नेचुरल डिजास्टर्स? जो प्राकृतिक आपदाएं हैं क्या ह्यूमन एक्शन जो है वो उसको भी रिलेट कर सकते हैं उससे? सो यू कैन राइट ह्यूमन एक्शंस कैन ट्रिगर्स, मतलब 3 गुना बढ़ा सकते हैं नेचुरल डिजास्टर्स को, लाइक अल्टर्ड वेदर पैटर्न, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड पोल्यूशन. और ये सारी जो टर्म्स हैं वो हमने इस रेनी सीजन में स्पेशली जो हमारे हिली स्टेट्स हैं उनमें बहुत देखी हैं, ठीक है. फ्लड्स भी देखी, अल्टर्ड वेदर पैटर्न हम देख रहे हैं, लैंडस्लाइड एंड पोल्यूशन, एवरीथिंग. क्लियर? So question number 7 is what is elephant corridor? So it is a land strip which connect 2 or more forest habitats and allow elephants to move between them freely and safely. उसको बोलते हैं elephant corridor जहाँ पे वो freely safely walk कर सकते हैं और ये 2 और या फिर 2 से ज्यादा forest habitat के बीच में connected land strip होता है, ठीक है. So next one is question number 8. What is habitat? What are its main components? So habitat की सबसे easiest definition है it is a place where an organism live. ठीक है, जैसे हमारा होम है वो हमारा habitat है, तो जहाँ भी कोई organism freely रहता है, peacefully रहता है वो उसका habitat होता है. It provides basic conditions needed by organism to live and grow. ठीक है, और उसके बाद आएगा components of habitat. तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं दे आर बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक. बायो वर्ड जहां पे भी आता है बच्चों ये लिविंग से रिलेट होता है. लिविंग मतलब विच आर मेड अप ऑफ सेल, ओके, विच आर एबल टू रिप्रोड्यूस, वो होते हैं लिविंग. सो बायोटिक में आ गया प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स एंड अबायोटिक में आएगा एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर. क्लियर? एग्जाम्पल है हैबिटेट के. फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड इज अ हैबिटेट फॉर फिश,
frog, algae, lotus, or any organism that you want to write that you have seen in pond. Next is forest, which is a habitat of various trees, animals and birds, etc. नेक्स्ट है, ये इस क्वेश्चन का अंडर नहीं है, इंपॉर्टेंट लाइन है, सो यू कैन नोट इट डाउन. ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट. ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि व्हाई देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट, तो यू कैन सिंपली राइट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैव स्पेसिफिक लिविंग रिक्वायरमेंट. क्लियर? सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोएग्जिस्ट इन हार्मनी इन द सेम हैबिटेट. एक ही हैबिटेट में अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हार्मनी के साथ, बैलेंस के साथ रहते हैं. सो यू विल राइट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सेम हैबिटेट यूज द रिसोर्सेज इन डिफरेंट वेज. वो जो रिसोर्सेज है उनको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल रोडेंट. रोडेंट होता है बच्चों कुतरने वाले जीव, जैसे चूहा, स्क्वेरल मतलब गिलहरी. ठीक है, तो रोडेंट एक्टिव ड्यूरिंग डे, फेस वार्म फॉरेस्ट. डे टाइम में टेम्परेचर हाई होता है तो वो वार्म फॉरेस्ट में एक्टिव होते हैं. एंड अ स्नेक एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, फेस कूल फॉरेस्ट. नाइट में टेम्परेचर डाउन होता है, मतलब डिफरेंट कंडीशन फेस करते हैं अपने लिविंग के लिए इन द सेम फॉरेस्ट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. इंडिविजुअल, जैसे हम ह्यूमन है, ठीक है, अगर हम सिंगल पर्सन की बात करें तो वी आर इंडिविजुअल. कैसे? अ सिंगल पर्सन और थिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अ ग्रुप, जो एक ग्रुप से डिफर करती हो. सेकेंड इज पॉपुलेशन, द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज दैट लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया. जैसे हम बोलते हैं ना ह्यूमन पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली जो पॉपुलेशन है एक ही स्पीशीज की. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं ऑफ अ स्पीशीज, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन. थर्ड इज कम्युनिटी. सो कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन. याद रखना कम्युनिटी में बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो कवर होती हैं, शेयरिंग द सेम हैबिटेट, बट उनका हैबिटेट सेम है. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, वो आपस में मिलकर कम्युनिटी बनाएंगे. क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम जो है, इट इज द सिस्टम दैट इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग मीन्स बायोटिक एंड नॉन लिविंग मीन्स एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होती है इकोसिस्टम में. नेक्स्ट टर्म इज पॉलिनेशन, जो हमने स्टार्टिंग में क्लियरली स्टडी कर ली है. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम stamen, which is the male part, to the carpel. Pistil is also carpel, okay, from female part of the same or different flower. This is the pollination. Now come to the next question number 11. Does every organism in community matters, or how will you prove every community member is important? So you will write yes, each and every community member is important for, and we can prove it by taking following example. Okay, we will explain this statement by taking an example, and we will take an example of two ponds, pond with fish and pond without fish. तो जो pond with fish में होगा उससे उल्टा होगा pond without fish में. फर्स्ट है fish eat dragonfly larvae, so less dragonfly. जो फिश है वो ईट करेगी ड्रैगन फ्लाई के लार्वे को, तो ड्रैगन फ्लाई का नंबर कम होगा. उससे अपोजिट यहाँ पे क्या होगा? नो फिश, मोर ड्रैगन फ्लाइज. क्लियर? सेकंड, लेस ड्रैगन फ्लाइज मीन्स मोर इंसेक्ट्स लाइक बीज एज ड्रैगन फ्लाइज ईट देम. अब ड्रैगन फ्लाई जो है वो कम है, तो इंसेक्ट्स जो है जैसे बी वो ज्यादा होंगे. यहाँ पे उसका अपोजिट होगा, मोर ड्रैगन फ्लाइज मीन्स लेस इंसेक्ट्स. क्लियर? थर्ड वन में मोर इंसेक्ट्स मीन्स वो क्या है? पॉलिनेटर्स हैं, वो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, तो विच मीन्स मोर फ्लावरिंग प्लांट्स अराउंड दैट पॉन्ड हैविंग फिश. और यहाँ पे उसका अपोजिट लेस इंसेक्ट्स, मतलब पॉलिनेटर कम है, मीन्स लेस फ्लावरिंग प्लांट्स. क्लियर? सो नाउ द अबव एग्जाम्पल शोज, ये एग्जाम्पल हमें क्या शो कर रहा है? दैट द फिश इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द पॉपुलेशन ऑफ flowering plants in same community. Next is, this is a separate important line. Plants and animals are interdependent for nutrition, respiration and reproduction. Clear? Question number 12 is, what are different interaction in a habitat? Give example, also give the importance of such interactions. So you can simply write there are three main types of interaction in a habitat. और ये जो interactions हैं
These are of three types. First one is between biotic and abiotic, means living and non-living. Second है between two non-living, मतलब abiotic component. And third one is between two biotic, means living component. एग्जाम्पल इनके जरूर से देने हैं. इसका एग्जाम्पल आएगा फर्स्ट वाले का अर्थवर्म, जो कि लिविंग है और रहता कहाँ पे, नॉन लिविंग, मतलब अबायोटिक कंपोनेंट में, सॉइल में. और जो अबायोटिक का इंटरेक्शन है उसमें इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर इज आल्सो एबायोटिक कंपोनेंट, एंड सनलाइट मींस टेम्परेचर, दैट इज आल्सो अबायोटिक. थर्ड वन इज frog eating small insects, both are living, biotic. So what is the importance of interaction? These are important for survival in any habitat. Next is question number 13. You have to give examples of natural and man-made ecosystem. So natural ecosystem are of two types. Aquatic means water, terrestrial means on land. So aquatic habit ecosystem involve pond, river and lakes, and the terrestrial habitat or ecosystem, they include forest, farms and large trees. Even a large tree that acts as a ecosystem for various organisms. So these ecosystem can overlap also, means you can have both the ecosystem, aquatic as well as terrestrial, side by side. Next is the example of man-made ecosystem, which include farmland. Okay. Question number 14 is you are provided the statement biotic and abiotic components are interdependent. Justify the statement. So you will write plants need carbon dioxide, water and sunlight along with the nutrients from soil to survive. Clear? Air provide oxygen for animals and other living beings. Water is important to all living beings. We all know it is. अब ये जो हमने अभी 3 लाइनें स्टडी करी, it is the dependence of biotic on abiotic component. मतलब ये importance थी abiotic component की, soil था, water था या फिर air था. अब हम अगले पैराग्राफ में स्टडी करेंगे importance of biotic to abiotic. Now plants release oxygen during photosynthesis. Roots prevent soil erosion. Microbes act as natural cleaner. करते हैं वर्क माइक्रोब्स, ठीक है, क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को. तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ, ये बेनिफिट जो है वो किसका है, बायोटिक कंपोनेंट टू अबायोटिक कंपोनेंट. सो इससे ये प्रूव होता है कि सो बोथ जो कंपोनेंट हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट. क्वेश्चन नंबर 15 इज क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स. सो ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ organism. First one are producer, which are also known as autotrophs. Auto means self, troph means food. They can make their own food. For example, green plants and blue-green algae, which are also known as cyanobacteria. Here, consumers are also known as heterotrophs because hetero word means other, troph means food, means they are dependent on others for their food. Here, types of consumers are herbivores, grass-eating, example, cow, buffalo, carnivores, flesh-eating, lion, tiger. Omnivores eat both animal and plant products. For example, human beings, crow, foxes and mice. Saprotrophs are those which are also known as decomposers. Sapro means rotten, गला सड़ा हुआ, ठीक है. Trophs का meaning होता है food. So these depend on dead decaying matter and recycle the waste. For example, bacteria and fungi. So this is also clear. Now come to next question, that is what is food chain? Give example. It is very important question. So the process of eat and being eaten. खाना किसी को और खुद किसी और के द्वारा खाए जाना. This is called a food chain. ये सबसे easy definition है बच्चों food chain की. The process of eat and being eaten is called a food chain. For example, I have provided you various example. You can learn any two. For example, food chain in grassland में include होगा grass, घास को खाया ग्रास हॉपर ने, उसे खाया फ्रॉग ने और फ्रॉग को खाया स्नेक ने और फाइनली स्नेक को खाया ईगल ने. सेकंड छोटी सी चेन है, ग्रास is eaten by deer and that is eaten by lion. Okay, एंड एग्जाम्पल है फूड चेन के इन एक्वेटिक इकोसिस्टम में. फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, जू का मतलब होता है एनिमल्स. ओके, so phytoplankton are eaten by zooplankton, then they are eaten by small fish, then small fish is eaten by large fish and finally shark. Okay, algae
Second example है algae is eaten by mosquito larva they are eaten by dragonfly is eaten by fish and finally fish is eaten by bird. So इन चारों में से जो आपको दो easy example लगे you can simply write them in your exam. Clear? Next question is question number 17. What is food web? ये food chain food web important है. What is food web? Give example. So various food chains interconnects with one another and form food web. बहुत सारी फूड चेन आपस में जब मिल जाती हैं उस टाइम पे फूड वेब बनता है. ओके और इसका एग्जांपल है ये इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है. आपको लर्न कैसे करना है. यू विल स्टार्ट योर ये अलग अलग टाइप की फूड चेन है जो मैंने नंबरिंग डाली है 1 2 3 4 5 ये 5 फूड चेन है मतलब 5 फूड चेन ने आपस में मिलकर फूड वेब बनाया है. ओके सो यू विल स्टार्ट विद ग्रास. ग्रास को 3 हर्बीवोर खा रहे हैं. फर्स्ट ये रैबिट है फिर ये माउस है और ये ग्रास हॉपर है. तो ग्रास से स्टार्ट कर दिया. फिर जो रैबिट है दैट इज इटन बाय हॉक. क्लियर. माउस इज इटन बाय फॉक्स. माउस इज ऑल्सो इटन बाय आउल. Then grasshopper is eaten by frog or also eaten by bird and then bird to snake, snake to hawk. तो ये वाला जो है ठीक है फर्स्ट फूड चेन यहाँ से ग्रास को खाया माउस ने और माउस को खाया फॉक्स ने. फर्स्ट फूड चेन हो गई. सेकंड है ग्रास को खाया रैबिट ने और रैबिट को खाया किसने हॉक ने. ये नंबर 2 फूड चेन है. थर्ड वाली फूड चेन क्या है बच्चों. ग्रास इज इटन बाय grasshopper then eaten by frog and frog to owl. So third food chain. Fourth one जो है थोड़ी सी लॉन्ग है. grass then grasshopper then bird then snake then hawk and fifth वाली अगेन स्मॉल है. grass to mouse mouse to owl. तो 5 फूड चेन है इन्होंने आपस में मिलकर बनाया फूड वेब. क्लियर. सो क्वेश्चन नंबर 18 is write a short note on nutrient recycling which is also known as decomposition. सो यू विल ये आप बड़ा इजी टॉपिक है. आप इसके फैमिलियर है. आप इसमें लिखना क्या है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया एक्ट ऑन वेस्ट डेड डिकेइंग मैटर एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स. ओके सिंपल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड जो इस प्रोसेस में बनेंगे सिंपल सब्सटेंसेस दे आर बैक इनटू नेचर. क्लियर. सेकंड इज माइग्रेटरी बर्ड्स. द बर्ड्स दैट माइग्रेट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन. माइग्रेशन होती है इसलिए ताकि जो अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन है उनसे वो बच सकें बर्ड्स. फॉर एग्जांपल साइबेरियन क्रेन विजिट टू इंडिया. दिस इज आल्सो क्लियर. क्वेश्चन नंबर 9 इज वन चेंज इन इकोसिस्टम कैन कॉज severe damage to the whole ecosystem. प्रूव द स्टेटमेंट बाय साइटिंग एग्जांपल. अगर एक छोटा सा चेंज भी होता है इकोसिस्टम में तो पूरे का पूरा इकोसिस्टम उससे क्या हो जाता है गड़बड़ हो जाता है. हाउ विल यू प्रूव दैट. यू कैन गिव टू एग्जांपल I am providing you. Learn anyone. Okay. Example number 1. Pollution in water cause the plants to die. Then less oxygen. Then fish die. Fish die means more insects which attack the nearby crop field. Crop plants damage. Clear. Example number 2 is large scale export of Indian bullfrog whose scientific name is Hoplobatrachus tigrinus. More harvesting means less frogs, more insects, large scale use of insecticide to kill the insects and that finally cause ecological damage. Okay, this question is also clear to you. Come to question number 20. You have to write a short note on mutualism. It is a type of interaction in which both partners are mutually benefited. For example, honeybee and flowers. Okay, and second is legume plants and rhizobium. कमेंसलिज्म होता है बच्चों ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक पार्टनर को बेनिफिट होता है दूसरे वाले को कोई भी फर्क नहीं पड़ता वो अनअफेक्टेड रहता है. फॉर एग्जाम्पल ऑर्चिड्स ऑन अ ट्री एंड रिमोरा फिश राइडिंग ऑन अ शार्क. इसमें एक का फायदा दूसरे को कोई नुकसान भी नहीं है और फायदा भी नहीं है. लास्ट वाला पैरासिटिज्म है. वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड. एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा. फॉर एग्जाम्पल टिक्स ऑन द डॉग बॉडी और मॉस्किटो का हमारे साथ क्या रिलेशन है यू ऑल नो. ठीक है वो हमारा ब्लड भी सक करते हैं साथ में हमें डिसीज भी कॉज कर सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 21 इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम के बेनिफिट्स very easy. Forest give us air, timber, food and medicines. Aquatic ecosystem give us food and water. Ecosystem give us aesthetic value. Aesthetic word is related to beauty. Nature is very beautiful. Okay. So for next is it gives us peace of mind.
थोड़ी देर नेचर में बैठ जाओ, वी विल गेट पीस ऑफ माइंड. नेक्स्ट question number 22. What are the main threats to ecosystem? All the human activities like pollution, climate changes, deforestation, habitat loss, over-exploitation of natural resources are the major threats to ecosystem. Clear? Then come to the last question of this chapter, that is 23rd. Explain green revolution. Green revolution means increased food production between 1940s to 1960s by using ग्रीन. जो रिवॉल्यूशन थी, हरित क्रांति जिसको बोलते हैं, वो आई थी बच्चों यूज करने से हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज प्लस मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को. ये इंपॉर्टेंट है. एम.एस. स्वामीनाथन was the father of green revolution in India and N. Barlog is the father of green revolution. इन दोनों साइंटिस्ट के नेम याद रखना. नेक्स्ट टर्म है मोनोकल्चर, मीन्स ग्रोइंग सेम क्रॉप अगेन एंड अगेन. थर्ड वन इज प्रोटेक्टेड एरियाज. Protected areas are the parts of land or water which are set to protect or conserve. You can write protect or you can write conserve. दोनों में से एक लिख लेना, ठीक है. वाइल्ड लाइफ एग्जाम्पल जरूर से देना. एंड ऑल्सो यू शुड नो विच प्रोटेक्टेड एरिया इज लोकेटेड वेयर. फॉर एग्जाम्पल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है, चिल्का लेक उड़ीसा में है, और हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लेह में है. So this is the complete brief idea of this chapter. I hope you will like this video. Thanks for watching.